सब कुछ शुरू हुआ एजर की धरती पर। मिशन 99% पूरा हो चुका था। एक पंखों वाली लड़की पीछे फेंकी जाती है, लेकिन संभलकर जमीन पर उतरती है और कहती है, वो हरामी अभी तक आया ही नहीं। इस तरह तो हम जीत नहीं पाएंगे। वहीं उस जगह का नेता एम्बर गूंजती हुई आवाज में घोषणा करता है, आज यहाँ मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरी आग के गुस्से से सब जलकर खाक हो जाएंगे। परी को लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया है। तभी उसके सामने एक ढाल आ जाती है। ये था सैडो, हीलर, लेवल 96। वह कहता है, मुझे बार बार बेबीसिटर मत कहो। लड़की फिर से हमला करने दौड़ती है, सोचते हुए कि बस तब तक टिकी रहना है जब तक वो इंसान नहीं आता। उसी समय आती है हैन हिटोमी, जो रैंकिंग में तीसरे स्थान पर मशहूर थी। वह बॉस पर जबरदस्त पंच मारती है, लेकिन राक्षस सिर्फ हंसकर कहता है, तुम्हारी कोशिश व्यर्थ है। हाई एंड लगातार कॉम्बो अटैक डालती है। देखो डैमेज बढ़ता जा रहा है, जैसे गेम में होता है, लेकिन कुछ असर नहीं होता और वो फिर से जोर से पीछे फेंक दी जाती है। तभी वो किसी का नाम पुकारती है। अचानक कोई शख्स बॉस के पीछे प्रकट होता है और वार करता है। हमला किसी अजीब जगह पर लगता है और फिर वो गायब हो जाता है। मगर बॉस झटके से उनके सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हारी गति मेरी बराबरी नहीं कर सकती। और फिर उन पर हमलों की झड़ी लगा देता है। गिरे हुए साथी उसे पुकारते हैं और उसी वक्त कोई तलवार बॉस की तलवार से टकराती है। बॉस मुस्कुराकर कहता है, आखिरकार तुम आ ही गए। वो था सबसे मजबूत खिलाड़ी, कमाहारा शिजुया। सुनहरे बालों वाला लड़का माफी मांगते हुए कहता है, बाकी दुश्मनों ने थोड़ा रोका, पर अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। वह रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी था। बॉस तुरंत पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन कमाहारा सही समय पर पलटकर ब्लॉक कर देता है। जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। वार पलटवार, हीलिंग, ग्रेविटी स्किल्स, सब कुछ चलता रहता है। फिर कमाहारा कहता है, अब इसे 3 सेकंड में खत्म करता हूँ। आसमान में एक स्वर्णिम शेर प्रकट होता है। उसका वार सीधे बॉस के सिर पर लगता है और विस्फोट मचा देता है। पर असल में वार सिर पर नहीं, बॉस की छाती पर पड़ता है, जहां एक गड्ढा बन जाता है। और इस तरह मापो टाफू गिल्ड ने रिकॉर्ड समय में बॉस को हरा दिया। आसमान साफ हो जाता है और सब हैरान रह जाते हैं कि बॉस एक ही वार में गिर गया। निंजा निशी कहता है, अगर मेरा सही समय पर पीछे से हमला ना होता तो जीत संभव नहीं थी। वहीं हीलर सोच रहा था कि ये सिर्फ आइटम्स और ताकत की बात नहीं है, उसकी समझ और फैसला लेने की क्षमता पूरे सिस्टम से भी ऊपर है। तभी तो उसे एजर का राजा कहा जाता है। तभी कमाहारा के सामने एक गेम विंडो पॉप अप होती है। बधाई हो, फेंड्रम 100 अचीवमेंट पूरे हुए। उसके लिए खेल अब खत्म हो चुका था। लेकिन अचानक एक और अचीवमेंट प्रकट होता है, ओमिशंस एंड ओमनीपोटेंस। इसे पाने के लिए उसे बाकी सब खिलाड़ियों से पहले सब कुछ हासिल करना होगा। और तभी पूरे सर्वर पर एक घोषणा आती है, सर्वर 5 सेकंड में शट डाउन होगा। सबको लगता है शायद नया अपडेट आ रहा है। लोग उत्साहित हैं, पर कमाहारा बस यही सोचता है कि काश सबको दोबारा देख पाता। 5 दिन बीत जाते हैं और गेम का कोई नामो निशान नहीं। दुनिया का सबसे मशहूर गेम, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सनक बन गया था, अचानक गायब हो गया। कमाहारा गुस्से में था, क्योंकि उसे पूरे गेम का असली इनाम तक देखने नहीं मिला। ऑनलाइन हर जगह लोग लिख रहे थे कि काश उनका फेवरेट गेम वापस आ जाए। इसी बीच एक ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। नायक वहां बैठा है, मोबाइल पर कमेंट पढ़ रहा है और उदास है। तभी कोई कहता है, अरे ये वॉर डिक्लेरेशन देगा क्या। वह क्लिक करता है और देखता है कि एक स्ट्रीमर कह रही है, मुझे एज्योर के सर्वर के बारे में कुछ बड़ा मिला है। मापो तफू गिल्ड की रैंकिंग में 100% मिशन पूरे दिख रहे हैं, यानी इसमें गड़बड़ है। लीडर कमाहारा शिजुया को इसका जवाब देना होगा। नायक खिड़की से बाहर देखता है, उलझन में। उसे लगता है शायद ये उन 100 अचीवमेंट्स से जुड़ा है। लेकिन तभी ट्रेन में लोग चिल्लाने लगते हैं। वो क्या है? वह सामने देखता है तो पाता है कि ट्रेन के अंदर ही एक विशाल पोर्टल खुल गया है। उसके शरीर पर अजीब डिजिटल पैटर्न उभरने लगते हैं। ट्रेन अचानक जोर से ब्रेक लगाती है और सब इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। उसी पल एक वार सीधा आर पार जाता है
और खून छिटक पड़ता है। मुख्य किरदार अभी भी उलझन में है। ये क्या बकवास हो रहा है? जिस दीवार पर वार पड़ा था वहीं से एक नाइट बाहर निकल आता है। क्या? जरा धीरे खेलो गेम मास्टर। मामला क्या है? संजन वू को तो ये सब 10 चैप्टर बाद झेलना पड़ा था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक नहीं, पूरी स्क्वाड ट्रेन के अंदर घुस रही है। सब यात्री जान बचाकर भाग रहे हैं, मगर वे दानव पहले ही उनके पीछे पड़ गए हैं। बेचारों के पास भागने का क्या चांस है? उनकी तलवारें यात्रियों के शरीर से भी बड़ी हैं। ओह नहीं, क्या वो ट्रेन में बैठी क्यूट लड़की को मार देंगे? हाँ, वो सीधी बीच से 2 टुकड़ों में काट दी जाती है। और हमारा प्यारा नायक, वो सोच रहा था कि शायद कोई हीरो जैसी एंट्री मारेगा, लेकिन नहीं, वो बस चौड़ी आंखों से खड़ा देखता रह गया। सुधर जा भाई, जब तक तू सोच रहा है कि क्या हो रहा है, ये दानव तुझ पर वार करने आ चुका है। वो सिर्फ इसलिए बच जाता है क्योंकि उसने पहले भी ऐसा मूव देखा था। प्राणी हवा में पलटियां खा रहा है। यही वो था जिसने पोर्टल खोला था। सबसे बुरा ये, वो तकनीक इस्तेमाल कर रहा है जो कभी नायक ने खुद यूज़ की थी। असल में उसे डॉज करने का तरीका है उल्टा, सीधे अंदर घुसो और नीचे से निकलो। दानव उसे घूर रहा है और नायक समझ जाता है। यही तो मैं उम्मीद कर रहा था। कमाहारा शिजुया, लेवल 1, बिना किसी क्लास का खिलाड़ी, लेकिन उसके पास है ओमिशन और ओमनीपोटेंट का टाइटल। उसके सामने वाला दुश्मन लेवल 35 का कमांडर, जिसने लायन स्लैश नामक मूव इस्तेमाल किया। वो सोच रहा है कि शायद ये जगह वही है जिसे गेम में वर्म डंजन कहा जाता था। समस्या ये है कि वो जानवर पहले ही उसे लॉक कर चुका है। जैसे ही वो बाहर फटकर आता है, नायक फिर से दौड़ने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन लेवल 1 बनाम लेवल 35, उसके पास जीतने का कोई चांस ही नहीं। फिर भी उस पल में उसे भूल हो जाती है कि ये असली दुनिया है। दिमाग ने रजिस्टर ही नहीं किया कि एक गलती उसकी जान ले सकती है। उसने बस यही सोचा, आखिरकार खेलने का मौका मिला है, छोड़ूं क्यों? मॉन्स्टर वॉर करने ही वाला होता है, लेकिन नायक कहता है, बेचारा, गेम ओवर तो तेरे लिए है। और तभी वर्म फटकर बाहर आता है और दानव को निगल जाता है। दरअसल उसे वर्म के टाइमिंग का सही अंदाजा था। वो दावा करता है कि उसने बस दांव लगाया था और दांव काम कर गया। वो तुरंत मोबाइल निकालकर दोस्तों के बारे में सोचता है। हर जगह अलार्म बजने की बात हो रही है, लेकिन उसकी बैटरी सिर्फ 8% बची है और हालत और ख़राब, क्योंकि लेवल 30 के एक और स्क्वाड उसके पीछे आ रही है। अब उसे फटाफट भागना पड़ेगा। कम से कम ये गेम इतना रहम दिल है कि ऑटो लूट ऑन है। सारे आइटम अपने आप उठ रहे हैं। ड्रॉप मिला, लेवल 25 की तलवार, जिसके आंकड़े बेहद खतरनाक हैं। वो कहता है, गेम की शुरुआत में इतनी ओपी तलवार मिलनी नामुमकिन है। फिर मैसेज पॉपअप होता है, क्या तुम हेट्रेड परसूट एक्टिवेट करना चाहते हो? ये स्किल तब इस्तेमाल होती है जब तुमसे चुराए गए आइटम वापस लेने हों। लेकिन उसने इसे एक्टिवेट नहीं किया, बल्कि मॉन्स्टर ने उस पर यूज़ कर लिया, क्योंकि उसने उसकी तलवार छीन ली थी। फिर भी वो तलवार इक्विप कर लेता है। उसे लगता है कि शायद उसका लेवल 8 हो गया है, या तो उसके स्टैट्स घटा दिए गए हैं, या फिर ये ओमनीपोटेंट टाइटल का असर है। जैसे ही वो तलवार थामता है, उसके सामने कमांडर स्किल्स अनलॉक हो जाते हैं। वो तुरंत एक्टिवेट करता है फ्लैग ऑफ करेज, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही मना जलती रहती है। समस्या ये है कि उसके पास सिर्फ एक अटैकिंग मूव है, लायन स्लैश। वो इसे 3 बार लगातार यूज़ कर सकता है, लेकिन इससे असली डैमेज नहीं हो पा रहा। तो वो इसे अटैक की जगह मोबिलिटी के लिए इस्तेमाल करता है। सीढ़ियों से कूदते हुए भाग निकलता है, मगर वो हरामखोर प्राणी अब भी उसके पीछे लगे हुए हैं। ये गेम तो वाकई जान निकालने वाला है। वो नकली छलांग लगाकर छुप जाता है। तलवार को देखते हुए सोचता है, यही तो वजह है कि मैं अब तक जिंदा हूँ। अजीब बात यह है कि उसने ये तलवार गेम में पहले भी देखी थी, लेकिन इस बार वाली वर्जन कहीं ज़्यादा ताकतवर है। हेटेड परसूट का नुकसान ये है कि वो फिर से एक्टिवेट होकर मॉन्स्टर्स को उसकी लोकेशन बता देगा। पूरी ट्रेन अब साए से भर गई है, जैसे किसी सन जिन वू की दुनिया का सीन हो। उसे एहसास होता है, ये पागलपन है। गेम में भी इतना मुश्किल नहीं था।
तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ती है, वही जो गेम में रिस्पॉन पॉइंट होता था। लेकिन अब वहाँ खिलाड़ियों की जगह मॉन्स्टर्स दोबारा जन्म ले रहे हैं। यही पल उसे समझ आता है, ये दुनिया उलट चुकी है। यहाँ इंसान मॉन्स्टर नहीं मारते, बल्कि मॉन्स्टर्स इंसानों का शिकार करते हैं। मतलब वे अनंत बार रीस्पॉन कर सकते हैं। अब वो देखेगा कि प्लेयर मरकर वापस आता है। ये अनुभव मॉन्स्टर्स के लिए कैसा होता है। लेकिन अगर अब इंसान मर जाए, बस एक ही ज़िंदगी, वो ठान लेता है, मैं ऐसे खड़े खड़े मरने वाला नहीं हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा चांस है। इस गेम को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। सीढ़ियाँ उतरते हुए वो वर्म डंजन का रास्ता ढूंढता है। आगे उसे सी रैंक एरिया का प्रवेश मिलता है, गेम की शुरुआत के लिए एकदम सही, क्योंकि उसे पता है यहाँ एक तरीका है जिससे सीधे अंदर गहराई तक पहुँचा जा सकता है बिना बॉस से भिड़े। लेकिन दिक्कत ये है, अगर वो ट्रिक असली दुनिया में काम न करे तो सीधा बॉस का सामना करना पड़ेगा और जीतने का कोई चांस नहीं होगा। और बॉस से भी बड़ा झंझट है, पीछे लगे नाइट्स का झुंड जो उसे फिर से दौड़ा रहा है। अब खेल पूरी तरह पलट चुका है। उसे भागते भागते बस दूरी बनानी है और फिर डंजन में फार्मिंग करनी होगी। मगर भागते भागते एक पूरा वर्म्स का झुंड भी उसका पीछा करने लग जाता है। लग रहा है अब पकड़ ही लेंगे। तभी उसे बाहर निकलने का एक रास्ता दिखता है। वो फिर से लायन से स्लैश का इस्तेमाल करता है और छलांग लगाकर छोटे से छेद में घुस जाता है। अंदर उसे मिलता है टीयर्स ऑफ फर। एक बूंद गिरती है और उसके स्टैट्स पर पेल्सिल्चर 2.0 जुड़ता है और तभी शुरू होता है फेरो ट्रायल। दानव की शक्ति उसके शरीर में रिसने लगती है। गेम की तरह हर 5 सेकंड में एक बूंद गिरती है। 100 सेकंड में एक स्टैट पॉइंट मिलता है। अगर कोई 3 दिन तक रुके तो लगभग 50 पॉइंट मिल सकते हैं। गेम में ये समझ आता था, लेकिन हकीकत में इतने दिनों तक टिकना लगभग नामुमकिन है। इतने शक्तिशाली मॉन्स्टर्स के बीच सब मर ही जाएंगे। यकीनन लोग सचमुच फट रहे हैं, दो दो टुकड़ों में कट रहे हैं। शिजुया सोचता है, ये यादें क्या हैं। उसके दिमाग पर असर पड़ रहा है। फिर उसे ट्रेन में मरी पहली लड़की की छवि दिखती है। मानसिक डिबफ लग रहा है। ये भी गेम से अलग है। हकीकत में मानसिक हमले भी हो रहे हैं। अचानक अजीब आवाज़ उसे पुकारती है। वो देखता है उसके दोस्त हंस रहे हैं और अगले ही पल सब मरोड़े हुए लाशों में बदल जाते हैं। तू लेट हो गया। वो चौंक कर जाग जाता है, समझ जाता है कि ये सब फारस ट्रायल का हिस्सा है। ड्रॉप्स के साथ साथ मेंटल अटैक आते हैं। उसे शांति रखनी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टैट्स इकट्ठे कर सके। 2 दिन बीत चुके हैं, बस एक दिन और सहना है। लेकिन तभी एक तलवार उसकी छाती चीर देती है। वो पलट कर देखता है, एक सैनिक है। वो सोचता है, क्या ये अंत है? इंसान तो ऐसे प्राणी से कभी नहीं जीत सकता जो अनंत बार जी उठे। उसके मन में हार का ख्याल आता है। क्या इंसानियत का कोई चांस है इनके खिलाफ? लेकिन नहीं, वो नंबर 1 खिलाड़ी है। लो लेवल पर भी कुछ शुरुआती मॉब्स से नहीं हारेगा। वो दहाड़ता है और पता चलता है कि ये भी एक मेंटल अटैक था। तभी फ़राव उसे पहचान लेता है और वो उनकी प्रजाति का हिस्सा बन जाता है। वो आराम से देखता है, उसकी छाती एकदम ठीक है। सब माया थी। लगता है अब उसने जितना फार्म कर सकता था कर लिया। अब निकलने का वक़्त है, क्योंकि अब सैद्धांतिक रूप से वो उनकी ही तरह बन चुका है, तो वर्म्स उस पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन तभी उसके पीछे बॉस प्रकट होता है। वो उसे घूरता है, हमला नहीं करता, बल्कि ज़मीन पर एक अंडा रखता है। वो था वर्म एसेंस। उसे डर है कि कहीं इससे कोई लोली जैसी शापित लड़की न निकले, क्योंकि हर अंडे से अब तक वही निकलती रही हैं। लेकिन इस बार नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे खाकर एचपी रिस्टोर किया जा सकता है। शुक्र है। डंजन से बाहर निकलते ही वो देखता है ज़्यादातर हाई लेवल मॉन्स्टर्स जा चुके हैं। सिर्फ लेवल 20 नाइट्स बचे हैं। अब वो लेवल 25 पर पहुंच चुका है। स्टैट्स और तलवार दोनों साथ हैं। उनसे निपटना उसके लिए आसान है। वो शुरुआत करता है। लायन स्लैश से 3-4 को चीयर डालता है। एक और नाइट शील्ड बैश करता है तो वो फ्लैग स्प्रिंट से फटाफट भाग निकलता है। फिर एक तीर उड़ता है, लेकिन वो मना जलाते हुए स्किल ऑन रखकर साइड हो जाता है।
एक्सटिंग्विशर पास में फटता है और उसे एहसास होता है कि लेवल बराबर होने के बावजूद यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। ये जीव अंतहीन हैं और इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी है। सोच ही रहा था कि तभी एक मॉन्स्टर सीधा दीवार फाड़कर उसके ऊपर आ गिरता है। इस बार ये भ्रम नहीं था। वार सीधे उसके कंधे पर लगता है। वो पीछे गिरता है, समझ जाता है कि उसने गार्ड डाउन कर दिया था। फिर उसकी नज़र पड़ती है मॉन्स्टर के हाथ में पोर्टल स्टोन है, फिर वही प्लेयर टाइप आइटम, और उसी से कई साथी मॉन्स्टर उसके साथ प्रकट हो जाते हैं। समस्या ये है कि वो घायल है और बचने का रास्ता नहीं। लेकिन एक बार फिर विशाल वर्म आकर उसे बचा लेता है। अब जब वो स्पीसीज का हिस्सा बन चुका है और अटैक हो रहा है, क्रीचर्स उसकी डिफेंस में रिएक्ट करने लगते हैं। वो शुक्रगुजार है, मानता है कि बस थोड़े से मार्जिन से इस बार मरने से बच गया। कम से कम उसके पास अभी भी वो एग है जो उसकी हेल्थ रिस्टोर कर सकता है। तभी उसकी नज़र पोर्टल स्टोन पर जाती है जो ज़मीन पर गिरा पड़ा है। वो वर्म्स को बोलता है कि आइटम खा लो और हाई स्पीड में मूव करो। उसे एस्केप करने के लिए डिस्ट्रैक्शन चाहिए। वर्म्स तुरंत टनल्स में सर्च करने लगते हैं, प्लेयर्स को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। मॉन्स्टर्स को मारकर वो लेवल 17 तक पहुंच जाता है और नए वेपन्स उठाता है। ये वाले वेपन्स क्लास रिस्ट्रिक्शंस के बिना हैं, शायद उसकी पावर और ऑमनीपोटेंस टाइटल की वजह से। उसे पता है क्रीचर्स प्लेयर्स जैसे हैं और रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो भाग निकलता है। सिटी के बाहर इवैक्यूएशन साइंस लगे हैं और हर जगह लोग चिल्ला रहे हैं कि क्रीचर्स से भागो। एक बेचारी माँ बच्चे को पकड़े खड़ी है और पास में एक नाइट और दूसरा बीस्ट अपनी पीठ पर विशाल बॉल घुमा रहे हैं। और ऑब्वियस ही है कि ऐसे हालात में कुछ लोग कैओस का फ़ायदा उठाकर लूट करने लगते हैं। इसी बीच एक डाइनर में एक लड़की हेडफोन्स लगाकर खुद गाना गुनगुना रही है। बाकी लोग चोरी कर रहे हैं और वो कामली काउंटर पे जाकर पैसे देती है। थोड़ी ऑफ लगती है क्योंकि बाहर कंप्लीट मैसेकर चल रहा है और वो आराम से सड़क पर फ़ोन हवा में उठाकर सिग्नल कंप्लेन कर रही है। हे मॉन्स्टर, इधर देखो। एक पगाल लड़की अपने हेडफोन्स घुमा रही है। अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, हेडफोन्स खींच लेता है, दीवार पर पटक कर चुप रहने को कहता है। मॉन्स्टर पास से निकल जाता है और तभी उसे समझ आता है कि शहर में पूरी तबाही मची हुई है। तभी एक शैडो असैसिन लेवल 25 उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। हुडेड गाय हीरो बनने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीचर ट्रिपल जंप करके फासला पाट लेता है। जैसे ही वो उसकी गर्दन पकड़ने वाला होता है, वो लड़की को सावधान करता है। वो पलट कर देखती है तो शिजुया सामने खड़ा क्रीचर का वार रोक चुका है और उसकी बांह पर स्लैश मारता है। मॉन्स्टर पीछे हटकर फायर करता है और शिजुया उसे डिफ्लेक्ट करता है। ये दुश्मन सच में ट्राई हार्ड निकले। टॉप टीयर प्लेयर होते हुए भी शिजुया को मुश्किल हो रही है क्योंकि क्रीचर क्राउच करके उसकी कट्स इवेड कर रहा है। वहीं कर्स्ट टिकटॉक क्वीन खड़ी वीडियो बना रही है। वो उसे डांटते हुए खींच लेता है और कहता है, बेवकूफ़ मत बन, सिचुएशन समझ और निकलने का मौका पकड़। वो कहती है उस पर क्रीचर्स हमला करेंगे ही नहीं। सस्पिशियस वाइब देता है, लेकिन कहती है नथिंग सीरियस। वो उसके टैटू के बारे में पूछती है। शिजुया बताता है कि जब उसने मॉन्स्टर्स से वेपन उठाया उसे उनकी जैसी पावर मिली। अब वो समझने की कोशिश कर रहा है ये क्यों हुआ। कुछ देर बाद वो दोनों शहर से बाहर एक माउंटेन क्लाइंब कर रहे होते हैं। शिजुया सोचता है उसने इस ईगल को बचाया ही क्यों। लड़की इम्प्रेस्ड है कि उसे पूरा राउट पता है। सच ये है कि शहर का लेआउट गेम के स्टार्टिंग मैप जैसा है, मतलब गेम रियलिटी पर बेस था। वो पूछती है वो ऐसी जगह क्यों जा रहा है। शिजुया बोलता है उसका पीछा करना बंद कर, लेकिन अब वो ऑफिशियली चिपक गई है। वो कहती है उसका नाम कुक मिनट च्यू है और रीज़न देती है कि बस मज़ा आएगा इसलिए फॉलो कर रही है। तभी शिजुया का पैर बैरियर से गुजरता है और हिडन केव रिवील हो जाती है। अंदर का हवा अजीब है, लेकिन वो उसे चुप रहने को कहता है। टनल के अंत में लाइट्स क्लस्टर दिखते हैं। पहले लगता है स्टार्स हैं, फिर पता चलता है मजल फ्लैशेस हैं। और ये सब ह्यूमंस पर नहीं, मॉन्स्टर्स पर फायर हो रहा है।
सामने पूरी हंटिंग पार्टी है, शील्ड्स आगे और हीलर्स पीछे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हंटर्स एक्चुअली मॉन्स्टर्स हैं। उनके पीछे शिजुया एंट्री करता है, रिलीव्ड कि ये सिर्फ लेवल 18 है और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं। वो आगे बढ़ने ही वाला होता है कि हंटर्स उसे भी मॉन्स्टर समझकर फायर कर देते हैं। लेकिन शिजुया लायंस लीप से पीछे लैंड करता है और हीलर को स्लैश कर देता है। शील्ड बेरर काउंटर करने आता है, वो जंप करके डॉज करता है और हीलर ढेर हो जाता है। ह्यूमंस को लगता है मॉन्स्टर्स भाग गए। शिजुया बोलता है अब गोलियां वेस्ट मत करो, लेकिन तभी जिस लड़की को उसने बचाया था वो उस पर गन तान देती है। एरा बीच में आकर कहती है कि वो ह्यूमन है और उसी ने उसे दहम बचाया। सोल्जर्स उसे केव में ले जाकर बात करने का फैसला करते हैं। अंदर एग्जॉस्टेड लोग पड़े हैं। सोल्जर्स बताते हैं वो मिशन पर थे, लेकिन मॉन्स्टर्स ने घेर लिया और अब यहाँ फंसे हैं। शिजुया कहता है इतने लोगों को बचाना पागलपन है। सोल्जर्स बताते हैं कि ये बिगिनर डंजन है और बॉस क्लियर किए बिना बाहर निकलना मुमकिन नहीं। बॉस है लेवल 15 ट्विंस, लड़का जो टैंकी है और लड़की जो स्नाइपर जैसी एक्यूरेट है। शिजुया को हेडेक होता है, अब सारे पजल पीसेस कनेक्ट हो रहे हैं। गेम रियलिटी में स्पिल हो चुका है। मॉन्स्टर्स प्लेयर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी वाइप आउट करने आए हैं। सोल्जर्स सोडा कैंस सेटअप करते हैं मॉन्स्टर डिटेक्शन के लिए। शिजू पीक करके देखती है 5 मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और हमेशा की तरह ऑर्गेनाइज्ड। अब सिविलियंस एवेक्यूएट हो चुके हैं तो शिजुया लड़ने निकलता है। एनिमीज लेवल 20 चिस हैं। शिजुया चार्जेस फॉरवर्ड, सोल्जर्स सपोर्ट देते हैं। शील्ड बैरर और मेज आगे हैं। मेज 3 फायरबॉल्स कॉन्जर करता है, फोर्सिंग हिम टू डॉज। शिजुया लीप करके पीछे लैंड करता है और हीलर को काट देता है। बाकी सोल्जर्स भी फायर करते हैं। आर्चर की एरो मिड एयर कर्व करके प्रिसीजन शॉट बन जाती है। क्लियरली एक्सपीरियंस्ड है। शिजुया उसे पहचान लेता है। फाइट कैओटिक हो जाती है। सोल्जर्स पूछते हैं वो ठीक है? शिजुया कहता है हाँ, लेकिन अब समझ आ रहा है मॉन्स्टर्स फाइट के दौरान इवॉल्व कर रहे हैं। वो सीखते हैं, इम्प्रूव करते हैं। मेज बार बार हील हो रहा है और हीलर प्रिडिक्टेबली लड़की है। फॉर्मेशन सॉलिड है और आर्चर हर बार हीलर को प्रोटेक्ट करता है। टैंक का शील्ड बैश उसे दीवार से दे मारता है। टॉप प्लेयर होने के बावजूद उसे स्ट्रगल हो रही है। सोचता है सोल्जर्स को बेट की तरह यूज़ करके जीत सकता है, लेकिन ये रियल लोग हैं, रिस्पॉन नहीं करेंगे। मीनवाइल एवेक्यूईज में आइजो एक छोटी बच्ची को लॉलीपॉप देकर कहती है रो मत वरना अगली हो जाएगी। बच्ची मासूमियत से जवाब देती है। उसके माँ बाप मॉन्स्टर फूड बन गए। लड़ाई अभी भी जारी है। चारों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही है, लेकिन हमारा लड़का अब भी बैकलाइन तक नहीं पहुंच पा रहा। वह कहता है कि वो एक बार और कोशिश करेगा। फ्लैग ऑफ करेज एक्टिवेट करता है और मना जलाकर आगे बढ़ने लगता है। तभी जैसे ही एक तीर उसकी तरफ आता है, वो धीरे से सॉरी कहता है। उसी समय छोटी लड़की शिजी से पूछती है कि क्या सैनिक मरने वाले हैं। शिजुया झुककर तीर को बचा लेता है और वह सीधे बीच में खड़े एक सैनिक के सीने में जा लगता है। उसके पास खड़ी औरत हैरान रह जाती है, जबकि शिजुया कहता है कि ऐसे प्लेयर टाइप दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए किसी की बलि देनी ही पड़ती है। उसे पता है कि खेल में लोगों के बीच एक तरह का लिंक सिस्टम होता है और जब वो टूटता है तो वे फोकस खो देते हैं। महिला उस घायल आदमी को पुकारती है, लेकिन शिजुया कहता है कि रोने का समय नहीं है। वह ज़मीन पर गिरकर बंदूक उठाती है, फिर डायनामाइट से भरा बैग उठाकर राक्षसों की तरफ फेंक देती है, गोलियां चलाती है और विस्फोट कर देती है जैसे कोई पागल हो। यह लड़का सचमुच संग जिन वू की तरह खेल रहा है, लोगों को बलि चढ़ाकर जीत चुराने वाला। लेकिन जब धुआं छूटता है तो वह औरत घुटनों पर गिर जाती है, अपने पति या साथी या दोस्त के खोने से टूट चुकी। तभी अचानक वह आदमी खांसते हुए उठ खड़ा होता है। पता चलता है कि शिजुया लापरवाह नहीं था, उसने परिस्थिति का आकलन किया था। फ्लैग ऑफ करेज सिर्फ स्पीड ही नहीं बढ़ाता, बल्कि पास के साथियों की डिफेंस और मैक्स एचपी भी बढ़ाता है। उसे लगा था कि वो आदमी वार झेल जाएगा,
सैनिक हैरान होकर खड़ा है, मरे हुए राक्षसों को देख रहा है, समझ ही नहीं पा रहा कि हुआ क्या। औरत उसके सीने पर कोहनी मारती है और उसकी जेब से कुछ गिरता है। वो उसे उठाती है। वो एक अंगूठी है। बेचारा आदमी प्रपोज करने वाला था, लेकिन कयामत के बीच। अब औरत भावुक है और वो शर्माते हुए उसे गले लगाता है, जबकि शिजुया हल्की मुस्कान देता है। ब्लू गैरेट ऑन बॉल सबका शुक्रिया अदा करता है कि सब जिंदा निकल पाए। ये देखकर शिजुया सोचता है कि शायद मानवता का अंत अब भी नहीं हुआ है, शायद अब भी जीतने का एक मौका है। लेकिन वह आशावाद सिर्फ 30 मिनट में टूट जाता है, जब एक विशाल प्राणी खून से लथपथ पांव के साथ प्रकट होता है। अगले अध्याय में एक लंबे बालों वाला आदमी साफ इनकार कर देता है कि वो इसमें हिस्सा लेगा। वह कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा और गुफा में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि सबको पता था कि यह जगह सुरक्षित है। सैनिक मदद के लिए बेताब हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता। काले बालों वाली औरत कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि राक्षस रुकने वाले नहीं हैं। यह सिर्फ समय की बात है जब सब मर जाएंगे। शुजुया आगे आकर इसकी पुष्टि करता है, कहता है कि वे लौटेंगे और पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। लंबा बाल कहता है कि फिर तो अभी मर जाना ही बेहतर है क्योंकि वे कभी रुकेंगे नहीं। फिर वह सवाल करता है कि आखिर क्यों किसी को उस पर भरोसा करना चाहिए जिसके पावर राक्षसों जैसे दिखते हैं, जो उसे चुप रहने को कहता है और याद दिलाता है कि वो उस इंसान की आलोचना कर रहा है जिसने उसकी जान बचाई। अगर उसे रहना है तो रह जाए और आवारा कुत्ते की तरह मर जाए। सैनिक सबको शांत रहने को कहते हैं और बताते हैं कि जो बाहर जाना चाहते हैं वे उनका साथ दें, बाकी यहीं रुककर बैकअप का इंतज़ार करें। लंबाल हंसता है और कहता है कि कोई नहीं जाएगा, सब ने बाहर का खतरा देख लिया है। तभी छोटी सुनहरी बालों वाली प्यारी सी लड़की कहती है कि वह सैनिकों के साथ जाएगी। अजीब तरह से ये बाकी समूह को प्रेरित करता है और सब उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। आखिरकार लंबबाल भी कहता है कि वह सबकी रक्षा के लिए जाएगा। सब अपना थोड़ा बहुत सामान समेटते हैं और 5 मिनट बाद यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में हिजौ पूछता है कि नायक को कैसे पता चला कि राक्षस दोबारा जिंदा होंगे, जबकि ऐसा पहली बार हुआ है। वह सहजता से कहता है कि यह बस कोरिलेशन था, लेकिन सच यह है कि उसके दिमाग में दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली, अगर ये राक्षस प्लेयर जैसे हैं तो वे भी लगातार स्टैट्स और इक्विपमेंट से मजबूत होते जाएंगे। दूसरी और ख़तरनाक बात, वे अनंत बार जीवित होंगे जब तक वह इसे रोकने का तरीका नहीं ढूंढता। वहीं इंसानों को तो बस एक बार मरना पड़ेगा, जैसे किसी प्लेयर को बस एक बार डंगोनन क्लियर करना होता है। यह सिस्टम ही इस तरह बनाया गया है कि इंसानों के पास असली जीत की कोई संभावना न रहे। सैनिक कहता है कि शुजुया तो बहुत शांत है, जबकि उसकी हालत इतनी ख़राब है कि उसके हाथ कांप रहे हैं। शुजुया उससे पूछता है कि वह इतना क्यों जोर लगा रहा है। जवाब मिलता है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा और कोई कारण नहीं है। शुजुया कहता है कि उसे बाकी सबको छोड़ देना चाहिए। सिर्फ उस औरत के साथ रहने पर उसके बचने के चांस ज़्यादा होंगे। सैनिक मानता है, लेकिन कहता है कि उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। फिर वे राष्ट्रीय प्रतीक वाली जगह पर पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ आने वाला है। सैनिक शुजुया से कहता है कि अगर मामला सिर्फ उन दोनों तक रह गया तो वह लड़की को लेकर भाग जाए। अकिजो उस सुनहरी बालों वाली लड़की को लेकर पूछता है। सैनिक बताता है कि वह हमेशा अकीना के साथ रहती है। अकीना जितनी सख्त अफसर है, उतना ही बच्ची के सामने पिघल जाती है। बचपन की बीमारी ने अकीना को संतान पैदा करने से रोक दिया था और इसलिए वो बच्ची उसके दिल के करीब है। लेकिन जैसे ही माहौल भावुक हो जाता है, अचानक एक तीर आता है और खून शुजुया के चेहरे पर छिटक जाता है। सब मुड़कर देखते हैं। छोटी सुनहरी बालों वाली लड़की के सीने में सीधा वार हुआ है। वह जमीन पर गिर जाती है, प्राणहीन। पास खड़ी महिला चिल्लाती है, कोताना, और दौड़ पड़ती है। सब उसे रोकने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि दुश्मन तीरंदाज इतना सटीक था कि वो कभी गलती से बच्चे को नहीं मार सकता था। इसका मतलब तीर का असली मकसद और था। महिला सैनिक गुस्से में तीरंदाज को गोली मार देती है, चिल्लाती है कि वह उस बच्चे का बदला लेगी।
लेकिन तभी उन सब पर पत्थर के गोलम्स गिरते हैं और सब कुचल जाते हैं। शुरजुया याद करता है, ये स्टोन गोलम्स कभी खिलाड़ियों के साथी थे और डंगो नन से दुश्मनों को भागने से रोकते थे, लेकिन अब जब वे प्लेयर्स के पक्ष में नहीं हैं तो इंसानों के दुश्मन बन गए हैं। एक गोलम अपना पैर उठाता है और नीचे मौजूद लोगों को चूर कर देता है। एक राक्षस आगे आता है, अवशेष को सोख लेता है और कॉन्करर ऑफ हिडन कीव का टाइटल हासिल करता है। शुजुया यकीन नहीं कर पाता कि ये राक्षस इंसानों को मारकर सचमुच डंगोनन रिवॉर्ड पा रहे हैं। उनके लिए इंसान सिर्फ नामहीन जीव है। वे शायद सोचते हैं कि इंसानों की नफरत, भावनाएं और सब कुछ सिर्फ किसी स्क्रिप्टेड गेम डिज़ाइन का हिस्सा है। यही सोचकर शुजुया ओमनिपोटेंस और ओमनिशंस एक्टिवेट करता है। सिस्टम चेतावनी देता है कि अब अगले 7 दिनों के लिए 2 खिलाड़ी उसका शिकार करेंगे। वह और शक्तियाँ सक्रिय करता है और अब 4 खिलाड़ी उसका पीछा करेंगे। वह लूट और गार्डियन क्लास की स्किल्स डिटेक्ट करने लगता है। दुश्मन तीरंदाज फिर से वार करने ही वाला होता है, लेकिन शुजुया आग का गोला छोड़ता है और उसे बीच से फाड़ देता है। वह चीखता है कि क्या यह कमीना उन लोगों की भावनाएं समझ भी सकता है जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया। वह मरे हुए साथियों की यादें और सामान सोखता है। बाहर निकलते हुए कोई पूछता है कि वह दैत्य क्या था। तभी पहले वाली अंगूठी शुजुया के हाथ में आ जाती है। वह कहता है कि वह अकीना और ताकुदो की इच्छा पूरी करेगा। गोलम पर नज़र डालते हुए वह नोट करता है, ये लेवल 40 का है और इसमें 25% डैमेज रिडक्शन है। इसकी बुद्धि कम है लेकिन यह बेहद आक्रामक है। सीधे भिड़ना आत्महत्या होगा। वह उसके हमले से बचता है और रैपिड फायर एक्टिवेट करके उसके चेहरे पर बौछार छोड़ देता है। धुआं हटते ही दिखता है कि वो दैत्य बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ, उल्टा वो लेज़र फायर कर देता है। शिजुया जैसे तैसे बचता है, लेकिन गोलेम चारों तरफ हमले बरसाता जा रहा है। शिजुरा ने पहले दुश्मन खिलाड़ियों को मार दिया था, जिसकी वजह से अब शिजुया ढाल शील्ड बुला सकता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं। ढाल तुरंत टूट जाती है और वो हवा में फेंक दिया जाता है। इशिश चिल्लाकर कहता है कि संभल कर रहो, जबकि शिजुया सोचता है कि निकासी एवैक्यूएशन में इतनी देर क्यों हो रही है। तभी हालात और बिगड़ते हैं। गोलेम एक ज़बरदस्त वार करने की तैयारी कर रहा है और उसके पास न तो चकमा देने का समय है और न ही हील करने का। इशिश सबको पीछे हटने के लिए चिल्लाता है, लेकिन खुद ही ठोकर खाकर गिर पड़ता है। मगर वार करने की बजाय गोलेम अचानक रुक जाता है और पीछे मुड़ जाता है। शिजुया समझ नहीं पाता कि क्यों। आमतौर पर ये राक्षस सिर्फ खिलाड़ियों की रक्षा करते हैं, फिर भी वो आराम नहीं कर सकता। वो खुद को हील करता है और कहता है कि उसे आउटयूज की ही रक्षा करनी होगी। वो गोलेम के हाथ पर कूदकर उसकी बाँह चढ़ने लगता है। हर ताकतवर जीव की कोई न कोई कमजोरी तो होती ही है। जैसे ही वो उसकी पीठ तक पहुंचता है, वो रीढ़ के बीच में वार करता है। गोलेम उसे मारने के लिए हाथ झुलाता है, लेकिन वो लुढ़क कर बच जाता है। तभी अचानक चारों तरफ से रोशनी फूट पड़ती है और गोलेम पागल हो जाता है। एक पल को लगता है कि शुया ने उसे उड़ा दिया, लेकिन असल में ये कोई दूर से आई स्किल थी जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। और दूर कहीं एक नाइट ये सब देख रहा होता है। आगे क्या होगा ये दिखाने की बजाय सीन अचानक कटकर हेलीकॉप्टर पर चला जाता है, जहां कोई रिपोर्ट कर रहा है कि शैडो इन्वेशन शुरू हुए 72 घंटे हो चुके हैं। एक सैनिक किसी प्राणी पर पैर रखता है और कहता है कि ये तो पहले से ही मरा हुआ है। दूसरा कहता है कि शायद ये दुश्मनों की आत्मविनाश सेल्फ डिस्ट्रक्शन चाल हो। लेकिन एक लड़की जिसके पास बहुत बड़ा हथौड़ा है कहती है कि ये असंभव है। सिर्फ वही 2 लोग ऐसे दानवों को इस हद तक धकेल सकते हैं। फिर एक हरे बालों वाला आदमी कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक उसे आभास होता है एक बहुत बड़ा नाइट उनकी तरफ आ रहा है। लड़की उत्साहित होकर कहती है, एलीट मॉन्स्टर को देखना हमेशा मज़ेदार होता है। ये काफ़ी ताकतवर लग रहा है, अच्छा एंटरटेनमेंट मिलेगा। उसका साथी उस राक्षस से माफ़ी मांगता है, क्योंकि जब सत्सुकी उत्साहित हो जाती है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। वो पहले ही उस पर कुल्हाड़ी लेकर कूद पड़ती है, लेकिन उसी वक्त एक तीर छोड़ा जाता है। राक्षस तुरंत प्रतिक्रिया देता है
और अगले ही पल सत्सुकी जमीन पर गिर पड़ी होती है। उसका साथी तब हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि उस राक्षस की तलवार उसकी गर्दन पर है। वो प्राणी अब तक लड़े हर दुश्मन से अलग है। लेकिन फिर वो अचानक शहर की ओर देखता है जहां विस्फोट हो रहा है। सत्सुकी चिल्लाती है कि रुक जाओ, और उसे कम आंखें हुए फिर से हमला करती है। उसका साथी कहता है कि शायद उस राक्षस को और दिलचस्प लक्ष्य मिल गया है। उधर नायक प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो किसी बच्चे के कमरे में है। चारों तरफ टेडी बियर, शेल्फ और प्यारे खिलौने हैं। वो उठता है उलझन में और नोटिस करता है कि उसका हाथ पूरी तरह धातु का हो चुका है। उसे शक होता है कि शायद ओमनीपोटेंस ने उसका शरीर गोलेम की क्षमता से फिर से बनाया हो। जब वो स्टेटस विंडो चेक करता है तो पता चलता है कि उसने सचमुच गोलेम की स्किल्स पा ली हैं। इनमें से एक स्किल है कि जब आसपास कोई मरता है तो वो रिवेंज स्टेट में चला जाता है और ज़्यादा ताकत पा लेता है। वो उठकर सोचता है कि सबसे ज़रूरी है ये पता लगाना कि वो यहाँ आया कैसे। तभी खाने की खुशबू आती है और किसी की बेसुरी गाने की आवाज़। एक लड़की जो सिर्फ अंडे बनाना जानती है उसे कहती है कि नाश्ता तैयार हो रहा है। वो सोचता है कि ये लड़की ऐसे कैसे जी रही है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, जबकि खिड़की से बाहर झांकते ही साफ दिखता है कि दुनिया तबाह हो रही है। वो नोटिस करता है कि शायद ये लड़की उसी मॉन्स्टर वाली दुनिया की प्लेयर है, क्योंकि पहले उसके ऊपर हरे रंग का अलाई मार्कर दिखा था। लड़की उसे टोस्ट देती है। वो कहता है कि स्वादिष्ट है लेकिन नहीं खाता। लड़की हंसते हुए कहती है कि झूठ बोलना बंद करो। उसे खुद पता है कि ये बेकार बना है। अच्छा हुआ कि उसने ढेर सारे कप नूडल्स स्टोर कर रखे हैं। शुया उससे पूछता है कि उसने यहाँ कैसे लाया। लड़की कहती है कि जब वो बेहोश हो गया था उसने उसे गाड़ी में डालकर घर तक घसीटा। शुया को लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं लगती, जैसे मौत का उसे कोई डर ही नहीं। वो मानती भी है, कहती है कि उसने कई बार कोशिश की लेकिन राक्षस उसे मारते ही नहीं। सब कुछ नष्ट हो गया, सब लोग मर गए, लेकिन उसे कोई छूता तक नहीं। शुया सोचता है कि शायद ये भी कोई खास ताकत है। वो पूछता है कि क्या वो स्टेटस विंडो देख सकती है। वो कहती है नहीं। फिर शुया सब कुछ साफ बता देता है, अपने हथियार दिखाता है और समझाता है कि उसकी शक्ति एजुअर लैंड नामक गेम से जुड़ी है। लड़की समझ नहीं पाती लेकिन कहती है कि उसकी क्षमता कमाल की है, क्योंकि उसके मरने की संभावना लगभग शून्य है। शुया कहता है कि असली समस्या ये है कि इंसानियत के बचने की संभावना बेहद कम है। उसे रिंगाई शहर और फिर कैज़ो तक पहुंचना होगा, जहां उसके कुछ ज़रूरी साथी हैं। लड़की कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। शुया समझाता है कि अगर वो अकेली रहेगी तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, लेकिन वो टेबल पर गिरकर कहती है कि हाँ, वो कुछ भी कर सकती है, मगर उसे खुद नहीं पता कि करना क्या है। इसी बीच अचानक दरवाजे पर अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कोई ताला तोड़ रहा हो। लड़की तो ऐसे छिपने चली जाती है जैसे लुका छिपी खेल रही हो। शुया दरवाज़ा खोलता है तो 3 लोग खड़े हैं। वो कहते हैं कि उन्हें लगा घर खाली है। शुया शांति से कहता है कि ठीक है, शायद वो भी बस जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे साफ दिख रहा है कि उनमें से एक हथियार छिपा रहा है। आखिरकार वो लोग बताते हैं कि बाहर राक्षसों से भागते भागते वो थक चुके हैं और उन्हें सुरक्षित जगह चाहिए। बारिश हो रही है और हर तरफ राक्षस हैं। शुया उन्हें अंदर आने देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद माहौल बदल जाता है। उनका असली मकसद सामान छीनना होता है। तुरंत शुया की धातु वाली भुजा बदल जाती है और वो उन पर हमला कर देता है। एक पल में सबको धराशायी कर देता है, लेकिन तभी उनमें से एक लड़की छुरी रख देती है उस निर्दोष लड़की की गर्दन पर। शुया समझ जाता है कि उसने गलती की थी। उसे लगा कि क्योंकि राक्षस उस लड़की को नहीं मारते इसलिए वो सुरक्षित है, लेकिन असली राक्षस तो इंसान ही है। वो मोल भाव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक एक और ताकतवर नोबल लेवल 41 मॉन्स्टर प्रकट होता है और उस लड़की को चीर डालता है। शुया चौंक जाता है, क्या ये वही गोलेम है या कुछ और? जो भी हो, हालात अब और भी घातक हो गए हैं। जैसे ही ब्लॉन्ड जेली बनकर ढह जाता है
नाइट सीधा शिजुरुया पर चार्ज करता है। सच कहूँ तो लगा वो झटके से बच जाएगा या कोई तेज मूव निकालेगा, लेकिन उसने बस ढाल उठा ली और सीधा बिल्डिंग से बाहर उड़ गया। हवा में ही वो राक्षस फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा था। शुजुया क्विक मना एक्टिवेट करता है, हथियार बनाता है और फायर करता है, लेकिन मॉन्स्टर आसानी से बच निकलता है। शुजुया जमीन पर गिरते ही स्लाइड करता है और जैसे ही वो प्राणी पीछे से आता है, वो तुरंत आगे की बिल्डिंग में घुसकर सीढ़ियां चढ़ जाता है। उसे एहसास होता है कि पहले का एक ब्लॉक ही उसे जितना नुकसान पहुंचा चुका है, उसने सोचा भी नहीं था। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर वो थोड़ी देर रुकता है और खुद को थोड़ा हील करता है। वो अब तक उठाए गए आइटम्स, स्किल्स सब फ्यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सीधे सीधे इस एलिट मॉन्स्टर से भिड़ने लायक नहीं है। राक्षस सीढ़ियां चढ़ने लगता है, उसका शरीर भारी आभा ऑरा से घिरा हुआ। शुया फिर से फायर करता है, हथियार एक्टिवेट करता है, लेकिन मॉन्स्टर शॉट्स को इग्नोर कर लगातार चढ़ता जाता है। तभी एक सटीक शॉट उस पर लगता है और वो बचाव करता है। शुया पीछे से प्रकट होता है और साफ वॉर करता है, लेकिन कुछ असर ही नहीं। वो काउंटर अटैक में लगभग पकड़ा जाता है, पर कम से कम उसकी डॉजिंग और एस्केपिंग कमाल की है। वो पीछे हटते हुए लगातार फायर करता रहता है। यहाँ वो गेम की लॉजिक इस्तेमाल कर रहा है। मैप्स सब ट्यूब लॉजिक से बने होते हैं। मतलब अगर वो ऊपर की मंजिल पर है तो मॉन्स्टर को बस इतना पता होता है कि वो आसपास है, ऊपर या नीचे, पक्का नहीं। राक्षस चढ़ते चढ़ते पेट्रोल, गैसोलीन की पोखर पर कदम रख देता है। शुजुया फिर से प्रकट होता है और फायरबॉल छोड़ देता है। मानना पड़ेगा, वो हर तरीका आजमा रहा है। धमाके में 3 मंजिलें आग में जल उठती हैं और वो लगातार शॉट्स बरसाता रहता है, लेकिन फिर भी वो दानव शांति से आगे बढ़ता जाता है। वजह साफ है, बाहर खड़ा उसका साथी लगातार हीलिंग एबिलिटी से उसे सपोर्ट कर रहा है। शुजुया ऊपर चढ़ता रहता है और शूटिंग जारी रखता है। कम से कम ये दानव कछुए जैसा धीमा तो है। उसे अब एहसास होता है कि जिस दिन वो ट्रेन वाली लड़ाई में बचा था, वो बस किस्मत थी, क्योंकि तब उसे दुश्मन की स्किल्स पता थी। उसने खुद को ज़्यादा आंक लिया था, ये सोचकर कि वो ऐसे दुश्मन से सीधा भिड़ सकता है। तभी उसे आसमान में बिजली चमकती दिखती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो छत की ओर भागता है। उधर बाहर वो लड़की छोटे से चाकू को पकड़कर खड़ी है, जैसे सचमुच कुछ मदद कर पाएगी। उसे इमारत के अंदर की आवाज़ों से साफ पता है कि शिजुया वहीं है। तभी उसकी नज़र एक अजीब मॉन्स्टर पर पड़ती है, जिसके शरीर से हरी ऊर्जा निकल रही है। उसे शक होता है कि शायद ये ही लड़ाई पर असर डाल रहा है। वो पास खड़ी कार में कूदती है, स्टीयरिंग कसकर पकड़ती है, गियर डालती है और टारगेट पर नज़र गड़ाकर एक्सेलरेटर दबा देती है। क्योंकि टेक्निकली वो छोटा क्रिएचर भी एक प्लेयर है, मतलब अब सीधा दूसरी दुनिया भेजा जाएगा। उधर छत पर शुया खड़ा है, बॉस का इंतज़ार करता हुआ। अब वो और भी बड़े बफ के साथ सामने आता है। शुया आ भरता है, कहता है कि अफसोस, वो पूरी तरह गिर चुका है। बॉस चार्ज करता है, शुया भी पुकारता है, कहता है कि वो तैयार है। लेकिन तभी कुछ गड़बड़, कोई और प्राणी उस मॉन्स्टर पर और उसी पर भी तीर तान रहा है। धत्त, एक और आर्चर। और तभी एक और प्लेयर प्रकट होती है, सत्सुकी। वो गरज कर कहती है, ये किस पर निशाना लगा रहे हो? हाँ? और फिर अपना हथियार उसके सिर पर दे मारती है।